हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की जो ज्योग्राफी की बुक है, इस किताब का नाम है आपकी भारत लोक और अर्थव्यवस्था। इस किताब का पहला चैप्टर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इस चैप्टर में हम जनसंख्या ये समझने वाले हैं कि जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या कैसे बढ़ती है, संगठन क्या चीज़ होती है, और भी जो भी जनसंख्या से रिलेटेड चीज़ें हैं वो चीज़ें इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये है किताब में कि भारत अपनी 121 करोड़ जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। अब यहाँ पे ये जो किताब आपकी है, भारत लोक और अर्थव्यवस्था, ये किताब जो है ज्योग्राफी की सेकंड बुक है। और इस किताब में जो भी आंकड़े दिए गए हैं, जो भी चीज़ें बताई गई हैं, वो सारी बातें भारत से संबंधित हैं। यानी कि ये विश्व ज्योग्राफी नहीं है, ये भारत इंडियन ज्योग्राफी है। यानी कि इसके अंदर आपको सारी बातें भारत के बारे में पता लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनसंख्या जो चैप्टर है, यहाँ पे जनसंख्या का मतलब है भारत की जनसंख्या। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या यहाँ पे मतलब है, इसलिए हम भारत की जनसंख्या के बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि इस किताब में सिर्फ भारत की ही बातें जो है बताई गई हैं। ठीक है, भारत के बारे में ही बताया गया है। तो ये बात जो है कंफर्म करना बहुत ज़रूरी थी, बताना बहुत ज़रूरी थी, ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरह। तो पहला पॉइंट हमारे पास है कि भारत अपनी 121 करोड़ जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। तो आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या में सबसे आगे कौन है? चाइना है, और दूसरे नंबर पर इंडिया आता है। और लगातार हमारी जनसंख्या बढ़ भी रही है। तो ये 2011 के आंकड़े हमें बता रहा है, 2011 के अनुसार 121 करोड़ जो है भारत की जनसंख्या है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये फैक्ट हमें जो इस चैप्टर में बताया गया है। आगे हमें बताया गया है कि भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को की मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। यानी कि भारत की जनसंख्या का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो बड़े बड़े महाद्वीप हैं दुनिया के, अगर उन दुनिया तीनों महाद्वीपों की जनसंख्या को मिला लिया जाए तो भी जो भारत की जनसंख्या है वो ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, यानी भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अगला पॉइंट आपकी किताब में दे रखा है कि ये तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है और देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। यानी कि इस लाइन में सिंपल चीज़ क्या बताई गई है कि अगर जनसंख्या किसी देश में ज़्यादा होती है तो वो जो देश के संसाधन हैं उस पर दबाव डालती है। जितनी जनसंख्या ज़्यादा होगी उतना ही संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। ठीक है, अब हमें बताया गया है जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत, यानी कि जनसंख्या कैसे पता लगाई जाती है, किस तरह हम जो है ये मान लेते हैं कि 121 करोड़ भारत की जनसंख्या है। ठीक है, तो ये कैसे मालूम करते हैं हम, किस तरह हो, क्या तरीका होता है। तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। यानी सिंपल चीज़ है कि भाई भारत में क्या होती है, जनगणना होती है, और जनगणना के माध्यम से, जनगणना के द्वारा क्या होता है, जनसंख्या का आकलन किया जाता है, जनसंख्या को मापा जाता है। ठीक है, जनगणना होती है। यहाँ पे कुछ और फैक्ट भी दे रखे हैं जो कई बार एक नंबर में एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेता है। जैसे लिखा हुआ है कि भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई। ठीक है, भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। और यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई। यानी कि पहली जनगणना तो 1872 में हो गई थी, लेकिन उसमें कुछ खामियां होंगी, कुछ खामियां रही होंगी, जिस वजह से 1881 में एक और जनगणना हुई जिसे संपूर्ण जनगणना बोलते हैं, तो वो 1881 में हुई। ठीक है, तो जनसंख्या आंकड़े हमें कहाँ से मिलते हैं? जनगणना के माध्यम से मिलते हैं। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत बताइए, या जनसंख्या के आंकड़े कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर आप बता सकते हो कि जनगणना के माध्यम से जनसंख्या के आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक पर समझते हैं।
अगला टॉपिक हमारे पास है जनसंख्या का वितरण। अब ये जनसंख्या का वितरण का मतलब क्या है? जनसंख्या का वितरण का मतलब ये है जनसंख्या का फैलाव। जनसंख्या का फैलाव यानी कि किसी देश, जनसंख्या का वितरण का मतलब ये है कि जनसंख्या के फैलाव को, यानी जनसंख्या किस तरह फैली हुई है उसका वितरण कैसे है। जैसे अगर भारत की मैं बात करूँ एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ भारत की जनसंख्या का वितरण, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, किस राज्य में जनसंख्या ज़्यादा है, किस राज्य में जनसंख्या कम है, यानी जनसंख्या किस तरह वितरित हुई है, किस तरह बटी हुई है। ठीक है, इसे बोला जाता है जनसंख्या वितरण या जनसंख्या का फैलाव। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है, यानी ये ऐसे राज्य हैं भारत के जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे जनसंख्या जो है किस तरह की है, बहुत कम है। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जनसंख्या कम है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों है भाई? कुछ राज्यों में जनसंख्या कम है, कुछ राज्यों में जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसका कारण क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न, यानी क्या कारण है कि यूपी में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा कम है, अरुणाचल सिक्किम में सबसे ज़्यादा कम है? इसका कारण क्या है? इसके कई सारे कारण हैं। ठीक है, वो आपको इसी किताब में समझने हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि भारत में जनसंख्या का ऐसा स्थानिक वितरण देश की जनसंख्या, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। अब इसी लाइन में इस कारण, इसका जो है आंसर छुपा हुआ है इसी लाइन में। आंसर क्या है कि भैया कुछ कारक होते हैं, जैसे आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, धार्मिक कारक, कुछ कारक होते हैं जिनकी वजह से जनसंख्या वितरण प्रभावित होती है। जनसंख्या वितरण वितरण क्या होता है? प्रभावित होता है। जैसे आर्थिक कारक में रोजगार आ गया भाई, हो सकता है यूपी में रोजगार ज़्यादा हो या दिल्ली में रोजगार ज़्यादा हो, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर में एज़ कम्पेयर टू दिल्ली रोजगार कम हो। ठीक है, तो आर्थिक कारक हो सकते हैं कुछ, या दूसरा हो सकता है धार्मिक कारक। जैसे पंजाब में आपको सिखों की जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी, तो वो सिखों की जनसंख्या ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो उनका एक तरीके से स्थान माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि धार्मिक कारक भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सामाजिक कारक भी हो सकते हैं भाई। दिल्ली का बंदा मराठी में नहीं रह सकता, मराठी वाले कल्चर में नहीं रह पाएगा। ठीक है, मराठी वाला गुजरात में नहीं रह पाएगा। तो हर सामाजिक कारक भी कुछ होते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ भौतिक कारक भी होते हैं। जैसे भाई जम्मू कश्मीर में जनसंख्या कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और ठंड में लोग जो है ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते। भाई घूमना घुमाना तो एक अलग बात होती है, लेकिन परमानेंट रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसे ही राजस्थान में अगर आप जनसंख्या देखोगे तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो कुछ भौतिक कारक होते हैं जिनकी वजह से जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यूपी में, क्योंकि अभी जनसंख्या ज़्यादा, मान लीजिए यूपी में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती, तो क्या वहाँ पे इतनी जनसंख्या होती? कैन यू इमेजिन? वहाँ पे इतनी जनसंख्या होती? नहीं होती। वहाँ पे भी ऐसी ही जनसंख्या होती जैसे जम्मू कश्मीर में। तो कुछ भौतिक कारक होते हैं, कुछ आर्थिक कारक होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कारकों पे डिपेंड होती है जनसंख्या का वितरण। ठीक है, तो आप जनसंख्या का वितरण समझ गए किसे कहते हैं, इसका कारण समझ गए कि कहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा क्यों है, कहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा जो है क्यों नहीं है। ठीक है, ये भी आप समझ गए। तो जनसंख्या घनत्व समझते हैं हम, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है? जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। अब इसका मतलब आप जो है भारत के एग्जाम्पल से समझेंगे। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के अनुसार। कहने का मतलब ये है कि एक वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति भारत में एवरेजली जो है देखा जाए तो रहते हैं। ठीक है, बात क्लियर आ गई, समझ में क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1951 में भारत का जनसंख्या का घनत्व था 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
यानी 1 वर्ग किलोमीटर पे 117 लोग रहते थे। ठीक है, लेकिन 2011 में 382 आया। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि किस राज्य में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व कम है। तो यहाँ पे देखिए, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले देखिए, आपको वहाँ पे जनसंख्या घनत्व वितरण भी कम है और घनत्व भी कम है। वहाँ पे जो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि हर वर्ग किलोमीटर पे 17 लोग जो है रहते हैं एवरेज। ये एक औसत है। ठीक है, 17 से थोड़ा कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 17 जो है वो एवरेज लेके चला है। इसी तरह दिल्ली देखिए, दिल्ली राजधानी क्षेत्र में आप देखिए 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी दिल्ली में इतनी ज़्यादा जो है जनसंख्या है कि 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा घनत्व दिल्ली में है। इसी तरह बिहार का देखें तो 1102 है, पश्चिम बंगाल का 1029 है, यूपी का 829 है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि यूपी का इतना कम क्यों है, दिल्ली से कम क्यों है, पश्चिम बंगाल से कम क्यों है, बिहार से कम क्यों है, जबकि उसकी जनसंख्या तो सबसे ज़्यादा है। तो इसका रीज़न ये है कि जो यूपी है ना, उसका एरिया थोड़ा बड़ा है। वहीं आप दिल्ली का एरिया देखेंगे तो बहुत नाजुक सा है और उसी में इतनी सारी जनसंख्या भरी पड़ी है। लेकिन यूपी में हालांकि जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है, उसका जो एरिया है, थोड़ा वाइड है, थोड़ा बड़ा है, जिस वजह से इसका जो घनत्व है वो कम दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह तमिलनाडु में देखा जाए तो 555 है, केरल में 859 है। ठीक है, तो ये घनत्व और वितरण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी राज्य का वितरण बहुत ज़्यादा है तो उसका जो है घनत्व भी ज़्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिपेंड करता है किस पे, एरिया पे। घनत्व डिपेंड किस पे करता है, एरिया पे। अब यहाँ पे एक और फैक्ट दे रखा है कि जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं हमारे, सेवन सिस्टर्स वाले इलाका, वहाँ का जो है जो घनत्व है बहुत कम ही है। ठीक है, अगर हम जो है असम को छोड़ दें, क्योंकि असम का थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बाकी जो हमारे मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड वगैरह, त्रिपुरा, इनका जो घनत्व है वो बहुत कम है। ठीक है, अब आप ये मत पूछना कि घनत्व कम क्यों है, तो जाहिर बात है घनत्व इसलिए कम है क्योंकि वहाँ पे ठंडक बहुत ज़्यादा है, और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लें थोड़ी सी, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व ऊंचा है। ठीक है, जनसंख्या का घनत्व कैसा है, ऊंचा। ठीक है, क्लियर है बात। अब अगला टॉपिक हमारे पास है जनसंख्या की वृद्धि। अब ये जनसंख्या की वृद्धि का मतलब क्या है? देखिए, ज्योग्राफी में वृद्धि का मतलब कभी भी ग्रोथ नहीं होता, ये बात अच्छी तरह समझ लेना आप। ज्योग्राफी में हमें जो है वृद्धि का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज। ठीक है, अब वो परिवर्तन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो जनसंख्या की वृद्धि का मतलब ये नहीं है कि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या की वृद्धि का मतलब है कि जनसंख्या का परिवर्तन। क्लियर, एक बात ये समझ लो। दूसरी बात, अब इसका मतलब समझते हैं। जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए 2016 में भारत की जनसंख्या थी, एज एग्जाम्पल 100 करोड़। ठीक है, और 2017 में या 2020 में वो हो चुकी है 150 करोड़। ठीक है, कितनी हो गई, 150 करोड़। तो कितने जो है वृद्धि हुई, अगर 100 करोड़ थी और वो हो गई 150 करोड़ या 200 करोड़, यानी कितनी वृद्धि हुई, 50 करोड़ की वृद्धि हुई। इसे बोला जाएगा वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि। अब ये वृद्धि नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। भाई ज़रूरी नहीं है कि जनसंख्या सिर्फ बढ़े, जनसंख्या घट भी सकती है। बहुत सारे देश आज भी ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या लगातार घट रही है। बहुत से यूरोपियन देश हैं, बहुत से हमारे ईस्ट के देश हैं जिनकी जनसंख्या लगातार कम हो रही है, जो चिंता का विषय है। तो जनसंख्या बढ़े या घटे, उसको वृद्धि ही बोला जाएगा। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो इसको बोला जाएगा कि ये जो है सकारात्मक वृद्धि है। अगर जनसंख्या कम हो रही है तो इसको बोला जाएगा कि नकारात्मक वृद्धि है, लेकिन वो वृद्धि ही है। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या वृद्धि की कुछ अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, तो उन अवस्थाओं को एक बार देख लेते हैं कि किस तरह जो है
जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं हुई, क्या था पहले और क्या हुआ। तो यहाँ पे दे रखा है, देखिए कि 1900 पहली अवस्था है 1901 से 1921 की अवधि। ये 1901 से और 1921 की अवधि में क्या होता है कि भारत की जो जनसंख्या की वृद्धि थी वो रुद्ध अवस्था में थी, या उसे स्थिर अवस्था कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है एक तरीके से कि जो है वृद्धि नहीं होती थी बिल्कुल, यानी एकदम या तो मन गति से होती थी या बिल्कुल वृद्धि नहीं होती थी, रुकी हुई थी। जनसंख्या बढ़ नहीं रही थी, ना जनसंख्या बढ़ रही थी ना जनसंख्या कम हो रही थी, स्थिर थी। दूसरी बात, यहाँ इस समय जो थे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊँचे थे। ठीक है भाई, जन्म दर भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, तो इसलिए जन्म दर भी खूब ज़्यादा थी। और दूसरा, मृत्यु दर भी जो है बहुत ज़्यादा थी। मृत्यु दर बहुत ज़्यादा क्यों थी? क्योंकि उस टाइम पे स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से लोग अगर बीमार हो जाते थे तो उनको इलाज, क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं था, जिस वजह से लोगों की जो है मृत्यु हो जाती थी, तो इसलिए मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा या फिर लोगों के पास पैसे नहीं होते थे इलाज करवाने के लिए, जिस वजह से मृत्यु हो जाती थी। तो मृत्यु दर भी ऊँची थी और जन्म दर भी ऊँची थी। ठीक है, अब मैंने आपको ये बात बताई दी कि स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं ये बहुत ही कम थी। इसके अलावा निरक्षरता थी, भाई पढ़े लिखे लोग पहले कम थे। ठीक है, आज तो पढ़ाई को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, लेकिन पहले एजुकेशन इतनी जो है नहीं थी। ठीक है, अब इसके बाद आती है दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था थी 1921 से 1951 तक। अभी 1921 और 1951 में क्या होता है ये देखिए कि भाई जनसंख्या की जो वृद्धि थी वो एक स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है, यानी स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। यानी कि वृद्धि तो हुई लेकिन थोड़ी थोड़ी या हल्की फुल्की हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ना के बराबर। जिस तरह पहले की अवस्था में थी कि बिल्कुल जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होता, वैसा ही परिवर्तन दूसरी में भी कोई नहीं होता, लेकिन दूसरे में कुछ और चीज़ें होती हैं। वो देखते हैं कि भाई देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार होता है। भाई स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता में सुधार होता है, जिस वजह से मृत्यु दर नीचे गिर जाती है। भाई पहले तो सुविधाएं कम थी जिस वजह से मृत्यु दर ज़्यादा थी, लेकिन अब दूसरी अवस्था में क्या हुआ कि सुधार हुए जिस वजह से मृत्यु दर कम हो गई। ठीक है, और जन्म दर ऊंची बनी रही। जन्म दर तो ऊंची ही बनी रही। अब जब जन्म दर ऊंची बनी रहेगी तो जनसंख्या फिर बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए आगे तो है तीसरी अवस्था आती है। फिर तीसरी अवस्था जो है 1951 से 1981 के बीच की है। अब इसको जो है विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। यानी इस टाइम पे क्या होता है, मृत्यु दर बहुत तीव्र गति से गिर जाता है और जनसंख्या की जो जन्म दर होती है वो बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि वृद्धि बहुत तेज़ी के साथ होती है। बहुत तेज़ी के साथ जो है जनसंख्या वृद्धि होती है, यानी कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, अब फिर इसके बाद आती है चौथी अवस्था 1981 के बाद की अवस्था। इसमें क्या होता है कि जो जनसंख्या की वृद्धि है वो हालांकि ऊंची बनी रहती है, लेकिन धीरे धीरे मंद गति से वो घटने लगती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स भी बचे हुए हैं, तो कोशिश करेंगे उस टॉपिक्स को हम जो अगले पार्ट में कवर कर देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, या कोई फीडबैक आप देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, अलविदा।